बारिश की बूंद में, बातों में यादों में, नए एक सफर पे चलते हैं, ले तुमको कहीं। रोजाना ढूंढते यूं ही कोई धुन नहीं, चले हम तुम कहीं। आकाशवाणी FM रेनबो। आकाशवाणी दिल्ली प्रस्तुत करता है विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर। नमस्कार, रेडियो डॉक्टर में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन स्वीकार करिए अपनी दोस्त शालिनी मित्तल का नमस्कार। श्रोताओं, वर्ष भर ऐसे अनेक अवसर आते हैं जहां हम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वास्थ्य संबंधित विभिन्न दिवस मनाते हैं, जैसे योग दिवस, कैंसर दिवस, विश्व मलेरिया दिवस, और ये सारे ही दिवस हम आपको रेडियो डॉक्टर के माध्यम से भी समझाते रहते हैं। इसका उद्देश्य लोगों को उस विषय से संबंधित जागरूकता फैलाना और समस्याओं को हल करना होता है। आज प्रत्येक वर्ष की भांति हम मना रहे हैं विश्व स्वास्थ्य दिवस, जो विश्व भर में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता हेतु समर्पित एक महत्वपूर्ण दिवस है। और इसीलिए मैं आज आप सभी का स्वागत करती हूं। इस कार्यक्रम से जुड़ जाइए हर बार की भांति, और ये सजीव फोन इन कार्यक्रम आपके लिए हम लेकर आ रहे हैं। स्टूडियो में हमारे विशेष गेस्ट आ चुके हैं। विश्व स्वास्थ्य दिवस 2025 की थीम है हेल्दी बिगनिंग्स होपफुल फ्यूचर्स, यानी स्वस्थ शुरुआत आशावादी भविष्य। ये थीम मातृ और नवजात स्वास्थ्य सुधार पर केंद्रित है, जिसका उद्देश्य रोकी जा सकने वाली मात और नवजात मृत्यु को समाप्त करना है। हमारे साथ स्टूडियो में हमारे जो गेस्ट हैं, जो आज के रेडियो डॉक्टर हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। आज हमारे साथ हैं अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली के एम्स के कम्युनिटी मेडिसिन विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर संजय कुमार राय। बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सर। धन्यवाद। नमस्कार सभी श्रोताओं को। नमस्कार सर, आप सामुदायिक चिकित्सा केंद्र एम्स से जुड़े हुए हैं कई सालों से, और इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण जो चीज़ को आप डील करते हैं वो कम्युनिटी के साथ आप डील करते हैं। और आज जो हमारा विषय है वो कम्युनिटी हेल्थ पर ही हम ज़्यादा केंद्रित कर रहे हैं, क्योंकि ये जो स्वास्थ्य दिवस है, ये जो जितनी भी कम्युनिटी में विभिन्न स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हैं जिससे हम जूझ रहे हैं, चाहे वो भारत के स्तर पर हो या विश्व के स्तर पर हो, उसका समाधान ढूंढने की कोशिश की जाती है। तो ये बताइए, सबसे पहले हम ये यहाँ से शुरुआत करते हैं कि विश्व स्वास्थ्य दिवस का उद्देश्य है क्या? देखिए, विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है पहली बार 1948 में जो वर्ल्ड हेल्थ असेंबली हुई थी WHO की, हर साल इंडिया भी उसका पार्ट है। पूरी दुनिया के जो है लोग उसको इकट्ठा करते हैं, रिप्रेजेंटेटिव जो है हर कंट्री से होते हैं। उसमें उन्होंने कहा था कि इनका फाउंडेशन डे है 7 अप्रैल WHO का, तो उस पर एक जो भी ग्लोबल समस्या है, दुनिया की जो भी वैश्विक समस्या है, उस पर जो है उस साल अवेयरनेस क्रिएट करें, प्लस ग्लोबल लेवल पे, रीजनल लेवल पे, कंट्री लेवल पे स्पेसिफिक कोई एक्शन करें। अच्छा। तो WHO का जैसे साउथ ईस्ट एशिया रीजनल ऑफिस है, इंडिया का कंट्री ऑफिस है, तो थ्रू कंट्री ऑफिस, थ्रू रीजनल ऑफिस एंड थ्रू इंटरनेशनल ऑफिस जो है इसको प्रचार और प्रसार किया जाता है। तब से जो है लगातार जो है हर साल 7 अप्रैल को जो है वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है। उसमें हर साल का एक थीम होता है जो कि उस समय के लिए ग्लोबल समस्या मानी जाती है, जो भी डेटा अवेलेबल होता है उस बेसिस पे। जैसे इस बार का हमारा ग्लोबल थीम जो है आपने जो बताया था, मदर एंड चाइल्ड हेल्थ पे हेल्दी बिगिनिंग जो है होपफुल फ्यूचर, ये इस साल का थीम है। जी बिल्कुल। तो सर, आपने ये बताया कि किस तरह से ये आवश्यकता है कि कदम उठाए जाएं, और खासतौर पर वो फोकस भी डिस्कस किया जाता है। और अगर हम एम्स की बात करते हैं तो सब लोग एम्स की तरफ देखते हैं, क्योंकि सरकार की जो पॉलिसीज हैं, जो नीतियां हैं स्वास्थ्य संबंधित, वो कहीं ना कहीं लोगों को लगता है कि एम्स को फॉलो करें, ऐसा मेरा मानना है। और हमारे पास हमारे इस कार्यक्रम में जो रेडियो डॉक्टर है, बहुत सारे स्पेशलिस्ट एम्स से हम बुलाते हैं, खासतौर पे इसीलिए क्योंकि लोग चाहते हैं कि वो आपसे सीधे जुड़े। तो यहाँ पर पहले हम एक म्यूजिकल ब्रेक लेंगे, लौट कर आएंगे, क्योंकि हमारे श्रोता जुड़ जाएं हमारे साथ, ऐसी हमारी कामना है। और हम फ़ोन नंबर्स आपको बता देते हैं, अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारे फ़ोन नंबर्स हैं 011-2342
23421080, 23421082 और व्हाट्सएप नंबर है हमारा 9868107070। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर और बिल्कुल सही कहा गया है, जीना है तो हंसकर जियो, जीवन में एक पल भी रोना नहीं। पर सबसे बड़ी बात डॉक्टर साहब ये है कि खुश भी आदमी तब होता है जब वो हेल्दी होता है, तभी उसको हंसी भी आती है, तभी भी वो सब चीजें एंजॉय कर पाता है, क्योंकि स्वास्थ्य एक ऐसी नियमत है, अगर वो नहीं है तो ऐसा लगता है मुझे कुछ भी नहीं है, तब तक आप कुछ एंजॉय नहीं कर सकते हो। तो खुशी को महसूस करने के लिए स्वास्थ्य की आवश्यकता जरूर है। तो हमारे एक श्रोता भी हमारे साथ जुड़े हैं, हम इनको भी लेंगे और उसके बाद हम चाहेंगे कि आपसे जानकारी प्राप्त करें कि किस तरह से एम्स इस दिशा में कार्य कर रहा है कि लोग खुश रहें, स्वस्थ रहें। एम्स का जो सामुदायिक चिकित्सा केंद्र है, कम्युनिटी मेडिसिन का जो विभाग है जिसमें आप कार्यरत हैं, वो क्या क्या कदम उठाता है स्वास्थ्य के लिए? देखिए, ये आपने जैसा बताया कि स्वास्थ्य रहना जरूरी है जी, और स्वास्थ्य रहने के लिए जो है स्वस्थ जीवन शैली चाहिए। स्वस्थ जीवन शैली में हमारा आचार व्यवहार खान पान सारा आ जाता है। व्यवहार इंक्लूडिंग योर आप कितनी फिजिकल एक्टिविटी करते हैं। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स की अगर मैं बात करूं तो शुरू से ही जो है जब से 1956 में जब से स्थापना हुई है तब से जो आईसी एक्टिविटीज पे ध्यान दिया जाता है, मतलब इंफॉर्मेशन एजुकेशन कम्युनिकेशन पे। हमारे कुछ हमने अडॉप्ट किए हुए हैं विलेजेस, जैसे 28 विलेजेस हमने फरीदाबाद में अडॉप्ट किए हुए हैं, बल्लभगढ़ में। अच्छा। अर्बन सेंटर, अर्बन यहाँ पे अंबेडकर नगर में हमने कुछ अर्बन इनको वार्ड्स को अडॉप्ट किया हुआ है। करीब 35,000 पॉपुलेशन है वहाँ एम्स ने। अच्छा। तो वहाँ पे हम जो है वेरियस एक्टिविटी करते रहते हैं और ये डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं कि देखिए इन एक्टिविटी से जो है हम जैसे बच्चों की मृत्यु दर या माताओं की मृत्यु दर जो है जो ज़्यादा है, जो इस साल का थीम भी उसी पे बेसिस है, बेस्ड है, उसको कैसे कम किया जा सकता है। और हम पिछले अगर 30-40 साल से एग्जैक्ट हम नंबर बताते हैं कि हमारे यहाँ मृत्यु दर जो है, माताओं की मृत्यु दर इतनी है, बच्चों की मृत्यु दर इतनी है, तो बच्चों की मृत्यु दर को कम करने के लिए क्या क्या किया जा सकता है। तो एक तरीके से एक पायलट प्रोजेक्ट रन करते हैं हम। मैं एक उसका उदाहरण दे देता हूँ। जैसे कंट्री में जब इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट, मतलब 1 साल से कम के बच्चों की मृत्यु दर 80 के आसपास थी, जब 80 क्या जैसे आजकल है 28। अच्छा। 1000 बच्चे पैदा होते हैं तो 28 बच्चे जो है पहला बर्थडे नहीं मना पाते हैं। जब 80 था तो हमारे इन 28 गाँव में, और वह करीब जो है 40 के आसपास था, मतलब धीरे धीरे कम होता गया। पूरी कंट्री में कम हुआ। हेल्थ प्रोग्राम, सरकार ने अच्छे अच्छे हेल्थ प्रोग्राम शुरू किए, मृत्यु दर को कम करने की कोशिश की। बट शुरू से ही जो है हमने कि क्या क्या किया सकता है, तो उसमें कि लोगों को एजुकेट करो, हेल्थ एजुकेशन से छोटे छोटे नुक्कड़ नाटक। अभी भी हमारे बच्चे, हर MBBS का बच्चा या जो MD कर रहा होता है, जो कम्युनिटी मेडिसिन में जब पोस्टेड होता है, तो वहाँ जाके एक पार्टिकुलर थीम, जैसे WHO का थीम है वैसे ही एक थीम बना के कम्युनिटी के लिए जो है नुक्कड़ नाटक और ये सब अवेयरनेस क्रिएट करने का। तो सबसे बड़ा कारण है अवेयरनेस अगर क्रिएट नहीं होती है तो प्रॉब्लम्स हैं जो डॉक्यूमेंटेड है। तो वैसे यह काम हम करते रहते हैं। अगर आप एम्स टर्सरी लेवल हॉस्पिटल है, यहाँ भी देखिए तो यहाँ भी हर जगह पोस्टर्स लगे हुए हैं। डेंगू के समय में, डेंगू सीजन में डेंगू का, लू के समय में लू का, अभी जो है बच्चों की, अगर MCH ब्लॉक में चले जाइए, मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ का ब्लॉक है, तो बच्चों की मृत्यु दर को कैसे कम किया जा सकता है, माताओं की मृत्यु दर को कैसे कम, तो हर जगह पोस्टर बने हुए हैं। प्लस जब भी इस टाइप के थीम हम आते हैं तो उनको जो है कम्युनिटी के बीच में जाके जो है ऑर्गेनाइज करते हैं। तो बहुत सी एक्टिविटीज है जो हम करते रहते हैं। एक एक्टिविटी ये भी है जो मैं आपके पास आया हूँ और एक अवेयरनेस क्रिएट कर रहा हूँ। तो इस टाइप की आकाशवाणी का भी योगदान है इसमें। इस पर हम बाद में बात करेंगे। हमारे एक कॉलर जुड़ गए हैं हमारे साथ। हेलो, कार्यक्रम की होस्ट एंड दोस्त शालिनी मित्तल जी को हाथ जोड़कर नमस्कार। जी नमस्कार। रघुविंदर सिंह चट्ठा बोल रहा हूँ। जी स्वागत है, अपना प्रश्न करें। आज हम वर्ल्ड हेल्थ डे पर बात कर रहे हैं। हाँ जी मैडम। हाँ जी, डॉक्टर साहब को सादर प्रणाम। जी प्रणाम। डॉक्टर साहब, मेरा सवाल ये है कि एक आम आदमी जो फिट एंड फाइन है उसको किस एज से अपने मेडिकल चेकअप करा लेना चाहिए
नंबर 2, अगर हमारी कोई माँ या बहन, जो बेटी या बहन प्रेग्नेंट है, वो उसको कौन कौन सी बातों का हेल्थ के मामले में ध्यान रखना चाहिए ताकि होने वाले जच्चा बच्चा दोनों स्वस्थ रहें। धन्यवाद। बहुत बहुत नमस्कार। धन्यवाद सर। जी रेगुलर हाँ। चेकअप किस हाँ। एज में शुरू होना चाहिए? दोनों ही सवाल आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट है, अहम है। पहले सवाल का जवाब है कि किस उम्र में शुरू कर देनी चाहिए। देखिए, अलग अलग कंट्री का अलग अलग ही है, बट 40 के ऊपर जो है हमें डेफिनेटली, अगर हम 40 क्रॉस कर जाते हैं तो एक रूटीन चेकअप अपना कर लेना चाहिए। हमें पता है हमारे देश में जो है ब्लड प्रेशर की बीमारी, शुगर की बीमारी, पूरी दुनिया में जो है शुगर के केसेस जो है सबसे ज़्यादा हिंदुस्तान में है। हिंदुस्तान को जो है अब कहा जाने लगा है डायबिटिक कैपिटल, और इसीलिए है कि हमें पता ही नहीं चलता। हमें पता कब चलता है? शुगर की बीमारी हमें ऐसे नहीं पता चलता है जब हमारी किडनी खराब हो जाती है, आंखों की रोशनी चली जाती है और उसको वापस नहीं किया जा सकता। किडनी एक बार पूरी तरीके से खराब हो गई शुगर के कारण से, तो वापस नहीं होता है। तो हमें पता चलता है कि अच्छा, हमें तो बहुत दिनों से शुगर की बीमारी थी या ब्लड प्रेशर की बीमारी थी। इसलिए एक रूटीन चेकअप जो है 40 के बाद अपना करा लेना चाहिए। एक प्रिवेंटिव चेकअप होता है, छोटे छोटे टेस्ट हैं कि शुगर का टेस्ट करा लें, किडनी फंक्शन करा दें, लीवर फंक्शन करा दें, लिपिड प्रोफाइल करा दें, तो थोड़ी सी उससे हमें आइडिया लग जाता है कि ओवरऑल हमारा स्वास्थ्य कैसा है। साथ साथ जो है फिजिकली एक्टिव रहें। प्रिवेंटिव चेकअप से सिर्फ नहीं होता, फिजिकल एक्टिव होना जो है सबसे बड़ा स्वास्थ्य का अगर कोई डिटर्मिनेंट है, मतलब उसको स्वास्थ्य को गवर्न करता है, तो फिजिकल एक्टिविटी गवर्न करता है। दूसरा आपने पूछा है गर्भवती माताओं के लिए, और ये जो शो भी हो रहा है हमारा उसी से संबंधित ये है। तो क्योंकि देखिए, यह एक नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रक्रिया है, गर्भावस्था होना और बच्चे को जन्म देना। ये बहुत दुखद है कि माँ बच्चे को जन्म दे रही है, एक नया जिंदगी दे रही है, और उसमें उसकी मृत्यु हो जाए या कुछ की मृत्यु नहीं होती है तो पूरी जिंदगी के लिए जो है कुछ ना कुछ कॉम्प्लिकेशन हो जाता है। और इसीलिए जो है हेल्दी बिगिनिंग की जो बात की जा रही है, इस साल का जो थीम है, अगर आप देखें दुनिया का डेटा तो करीब 3 लाख माँ जो है पूरी दुनिया में, जो एस्टिमेट है WHO का, हर साल जन्म देते समय या प्रेगनेंसी रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन से उनकी डेथ हो जाती है। उससे कई गुनी ज़्यादा जो है डेथ हो जाती है। डेथ नहीं, मतलब कॉम्प्लिकेशंस रहता है। कभी हमें परमानेंट बैकएक रहेगा, कुछ और प्रॉब्लम्स रहेंगे लाइफ में, जो प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। तो ये जो कि नहीं होना, जो प्रिवेंटेबल है, मतलब हमें इनको रोका जा सकता है। वैसे ही बच्चे की जो है करीब 20 लाख बच्चों की जो है 1 महीने के अंदर डेथ हो जाती है। यह जो है 28 दिन का न्यूनेटल जो डेथ हम कहते हैं, तो हर साल जो है बच्चे अभी पहला बर्थडे फर्स्ट मंथ भी नहीं पूरा कर पाते हैं और उनकी डेथ होती है। पर आप कह रहे हैं कि अवॉइड किया जा सकता है, और ये ज्यादातर डेथ जो है प्रिवेंटेबल डेथ से अवॉइड किया जा सकता है। उनमें छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हैं, जैसे एक तो गर्भावस्था में हमेशा चेकअप, फ्री में चेकअप होता है। हमारे कंट्री में ही नहीं, दुनिया के ज़्यादातर हिस्से में जो है गर्भावस्था में और बच्चों के लिए बहुत से प्रोग्राम्स हैं। हमारे यहाँ जैसे जननी सुरक्षा योजना है, बहुत सी प्रोग्राम है, तो उनको जो है गर्भावस्था के समय जो है समय समय पे चेक करना चाहिए। अगर गांव में, किसी भी गांव में रहते हैं तो उस गांव में जो है आशा हैं, आशा उनके संपर्क में आती हैं, वह जाके नज़दीक के स्वास्थ्य केंद्र पे जो है उनका रजिस्ट्रेशन कराते हैं। उनको जो है समय पे टीका लगना चाहिए। उनका स्वास्थ्य ठीक रखने के लिए जो है, क्योंकि एनीमिया जो है, खून की कमी जो है एक बहुत बड़ा कारण है गर्भवती महिलाओं में। 50% से ज़्यादा हमारे देश में गर्भवती महिलाएं जो हैं एनीमिक हैं। खून की कमी के कारण से जो उनको प्रॉब्लम होती ही है, बच्चों को भी प्रॉब्लम होती है। तो उसमें जो है आयरन फोलिक एसिड की गोलियां देते हैं। ये सब जो है, और अगर आपने रजिस्ट्रेशन करा लिया तो जो भी प्रॉब्लम होगी उसके अनुसार वो दिशा निर्देश देंगे वहाँ डॉक्टर। तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है सारी गर्भवती महिलाओं का रजिस्ट्रेशन कराना नज़दीक के स्वास्थ्य केंद्र में, और पूरी तरीके से वह जो है फ्री सुविधा उपलब्ध है। जी, हमारे एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं इस कार्यक्रम में। हेलो जी, नमस्कार। जी नमस्कार। मैं जयकिशन अग्रवाल साइकिल मार्केट चांदनी चौक से बात कर रहा हूँ। जी बताएं। शालिनी मित्तल जी, आपको भी और डॉक्टर साहब को भी नमस्ते। जी नमस्कार। जी नमस्कार। क्या जितने भी ये महिलाएं गर्भवती होती हैं और जब वो गर्भ में उनके बच्चा पलता है, तो क्या कुपोषण का एक कारण बनता है कि भाई बच्चा कुपोषण की वजह से भी जन्म लेने के बाद मर जाता है? नंबर 1। नंबर दूसरा, आज
कई सालों से, पिछले 30-32 सालों से एक बच्चा और ज्यादा से ज्यादा 2 बच्चे से ज्यादा होते नहीं हैं। उसके बाद भी सिजेरियन, सारे हॉस्पिटलों में बच्चा सिजेरियन होता है। जो माँ जो है अपने बच्चे को दूध पिला ही नहीं सकती है, क्योंकि उसको इतनी एंटीबायोटिक दे दी जाती है जो उसका दूध उतरता नहीं, और फिर डॉक्टर कहते हैं ये डब्बे का दूध इसको पिला दो। तो बताइए बच्चा कैसे करेगा, कैसे नहीं करेगा उसके लिए। और तीसरा मेरा एक क्वेश्चन है कि अभी ऑल इंडिया मेडिकल में शायद एक बच्चा 18 महीने का है, उसका जीन जो है वो पूर्ण तरीके से नहीं मिलता है। अब उसने अरदास की है, 17 करोड़ रुपए का एक इंजेक्शन है उस बच्चे को जीवित रखने के लिए। तो क्या हमें अल्ट्रासाउंड से पता नहीं लगता है कि भाई इस बच्चे के अंदर क्या बीमारी है? आजकल तो अल्ट्रासाउंड गर्भवती महिला का हर महीने करते हैं, जिससे कि उसको पता चल जाए कि इस बच्चे को आगे जन्म देना नहीं देना। जी, चलिए हम समझ गए, डॉक्टर साहब ने आपके सवाल सुन लिए। मैं शुरुआत करता हूँ। आपका सवाल नंबर 1 जो था, वो सवाल नंबर 1 हमारा जो था वह था कुपोषण पे। हाँ, कुपोषण ये जो है, जी हाँ, अगर गर्भवती महिला कुपोषित है, एनीमिया की बीमारी है, उसको जो है जितना जैसे 10 से 14 किलो के आसपास गर्भावस्था के दौरान जो है वेट गेन होना चाहिए। तो खान पान अगर माताएं अच्छा रखेंगी तभी उनका वेट गेन होगा। उनका वेट गेन होगा तो बच्चा भी स्वस्थ पैदा होगा। स्वस्थ बच्चा हम तभी कहते हैं जब 2.5 किलो से ज़्यादा का बच्चा पैदा होता है। लेकिन हमारे देश में काफ़ी अंडरवेट बच्चे पैदा होते हैं। उसका एक कारण है कि खुद माँ जो है कुपोषण का शिकार है। तो इसलिए माँ का गर्भावस्था के दौरान जो है ध्यान देना ज़्यादा ज़रूरी है। अगर एनीमिक है तो एनीमिया का ट्रीटमेंट, प्लस थोड़ा खान पान पे भी उनको ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है, थोड़े रेस्ट की ज़रूरत होती है, वह चाहिए। रही बात जो आपने पूछा कि कुछ बच्चों में विकृतियां पैदा हो जाती हैं उस समय गर्भावस्था के दौरान, पता नहीं चल सकता, क्या चल सकता है। उसके कुछ टेस्ट हैं, अब साइंस बहुत ही उन्नति कर गया है। अल्ट्रासाउंड हमें इंडिकेट करता है, कुछ और भी टेस्ट हैं जो ये दिखाता है कि जेनेटिक प्रॉब्लम है बच्चे में, हो सकती है। और हमारा लॉ भी कहता है कि अगर ऐसा प्रॉब्लम डिटेक्ट हुआ तो उस गर्भावस्था का जो है ये टर्मिनेट किया जा सकता है, मतलब एबॉर्शन जिसको हम कहते हैं, वो किया जा सकता है। वो लॉ के द्वारा जो है वो परमिटेड है, तो किया जा सकता है। बट उसके लिए है कि आपको स्वास्थ्य केंद्र में जाके अपनी जो है जांच करानी पड़ेगी, जो भी जांच हो रही है। और ज़्यादातर हिस्से में जो है प्राइवेट छोड़ दीजिए, गवर्नमेंट की इवन गांव तक में भी जो है सारी जांचें जो हैं मुफ्त में उपलब्ध हैं। और अगर मुफ्त में नहीं भी हैं तो किसी न किसी स्कीम के तहत हैं जो मरीज को नहीं पे करना पड़ता है। एक और इनका सवाल था ना, इनका सवाल एक ये और था सर कि सिजेरियन ऑपरेशंस आजकल होते हैं, एंटीबायोटिक्स दिए जाते हैं मदर को, तो मदर मिल्क नहीं मिलता है। देखिए, एंटीबायोटिक देना अगर किसी कारण से देते हैं, सिजेरियन हुआ है या कोई इन्फेक्शन हो गया तो देते हैं, बट उसका बहुत ज़्यादा ये रिलेशन नहीं है कि एंटीबायोटिक देने से जो है मदर मिल्क नहीं आएगी। देखिए, बच्चे के लिए जो है मदर मिल्क से ज़्यादा कोई भी पौष्टिक आहार नहीं है। वह जो है शायद जो है बच्चों का सबसे ज़्यादा ग्रोथ जो है डेवलपमेंट होने के लिए मदर मिल्क चाहिए। अगर मदर मिल्क में कुछ कभी भी प्रॉब्लम आती है तो आप नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र पे डॉक्टर से मिलिए, वह सलाह देंगे। कई बार माँ पहली बार माँ बनती हैं, आजकल लोग अपनी अकेले रहते हैं, मतलब सिंगल फैमिली रहती है, उनको उसका आइडिया नहीं होता कि कैसे जो है बच्चे को दूध पिलाना है। और इस कारण से ज़्यादातर माताओं में ये प्रॉब्लम होती है, क्योंकि शायद बड़े बुजुर्ग जो है वहाँ पे नहीं होते हैं, दादी होती थी साथ में, तो वह लोग इसको सिखाती थी, तो प्रॉब्लम नहीं आती थी। और 6 महीने तक जो है माँ का दूध ही देना चाहिए, उसके लिए सारे प्रयास करने चाहिए। एंटीबायोटिक से कुछ दिन तक ही देते हैं, 5 दिन तक या 7 दिन तक एंटीबायोटिक देते हैं, और वह चूंकि जरूरत होती है मदर को तभी देते हैं, ऐसे सारी मदर्स को नहीं देते हैं। तो इसलिए जो है हमारा फोकस ये करना चाहिए। अगर ये लगता है कि एंटीबायोटिक से दूध नहीं आ रहा है तो हमें डॉक्टर्स को दिखाना चाहिए। एक नहीं 2 भी बच्चे हैं तो भी मदर का दूध सफिशिएंट बनता है उनके लिए, लेकिन शायद जो है पिलाने नहीं आता हमें, इसलिए वो प्रॉब्लम आती है। और जब वह धीरे धीरे फिर दूध बनना अपने आप कम हो जाता है अगर हम ठीक से नहीं पिला पा रहे हैं। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है
कि हमेशा जो है बच्चे को माँ का दूध पिलाइए। नियोनेट को स्वस्थ रखने के लिए जो इस बार का हमारा ये है कि हेल्दी बिगनिंग तभी होगी जब नियोनेट हमारा मतलब 1 महीने से कम का बच्चा स्वस्थ रहेगा। और स्वस्थ रहने के लिए जन्म से लेकर 6 महीने तक सिर्फ माँ का दूध देना है। इवन गर्मी में भी जो है पानी तक नहीं देना है उसको। तो इसको हम एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग कहते हैं, उस पे हमारा फोकस होना चाहिए। जी बहुत इम्पोर्टेंट है ये, और ये बात आपने उठाई है और सब श्रोताओं तक पहुंच रही है। एक और हमारे कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। हेलो जी, आप रेडियो डॉक्टर में हैं। जी, सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जी, अमित मेरा नाम है। जी, आपका नाम? और मेरा अमित चाली नाम है। जी अमित, बताएं। और विश्व हेल्थ दिवस पे सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सबको। और सभी स्वस्थ रहें, ऐसी ऊपर वाले से प्रार्थना है। बिल्कुल जी, मेरा सवाल मैम ये है कि हमें डेली जीवन में स्वास्थ्य को अपने ध्यान में रखने के लिए किन चीजों को खान पीने में उपयोग करना चाहिए और किन चीजों को हमें त्यागना चाहिए? ठीक है, खान पान पे आप जानना चाहते हैं डॉक्टर साहब से। डॉक्टर साहब, बहुत जरूरी है खान पान, तो एक जीवन का बहुत जरूरी अंग है स्वास्थ्य के लिए। जी, ये बहुत ही अच्छा सवाल है आपका। देखिए, खान पान जो है जीवन का एक अहम हिस्सा है और वो हमारे स्वास्थ्य को निर्धारित करने में भी उसका एक बहुत ही बड़ा योगदान है। अगर हम खान पान अच्छा रखते हैं तो अच्छा का क्या मतलब होता है, आप यही शायद पूछना चाहते हैं। क्या खाएं क्या नहीं खाएं। जो हम बैलेंस डाइट की बात करते हैं कि बैलेंस डाइट में जो हमारे अगर हिंदुस्तान में देखिए जो रूटीन में हम खाना खाते हैं, रोटी खाते हैं, चावल खाते हैं, सब्जियां खाते हैं, वह सब्जियों की थोड़ा भरपूर मात्रा होनी चाहिए, दाल की थोड़ी भरपूर मात्रा जिसमें प्रोटीन भी मिलता है, सब्जियों से जो है रफेज मिलता है, कुछ विटामिन भी मिलते हैं, वह जो है जो स्वास्थ्य के लिए ज़रूरत होता है। प्लस हमें जो है फ्रूट फल खाना जो है इम्पॉर्टेंट है, डेली नियम बना लेना चाहिए। वैसे तो 5 सर्विंग वेजिटेबल और ये मिला के कहते हैं 80 ग्राम के आसपास का 1 सर्विंग कहते हैं कि एक एडल्ट आदमी को 5 सर्विंग लेना चाहिए। तो हमारी को ये नहीं कि बहुत महंगा ही फल लें, जो सीजनल फल है, जो भी सस्ते हैं, हमें फल का सेवन जो है रेगुलर करना चाहिए। उसके कई फायदे हैं, वो बैलेंस डाइट का एक बहुत ही बड़ा हिस्सा है। जो हम बैलेंस डाइट की बात करते हैं उससे हमें मिनरल्स मिलते हैं, उससे हमें विटामिन मिलते हैं जो पाचन में सहायक होते हैं, जो हमारे ग्रोथ डेवलपमेंट में, ब्रेन के डेवलपमेंट में भी सहायक होते हैं। उसमें विटामिन सी होता है, तो जो आयरन हम खाते हैं बाकी अनाज से, वह हमें जो है हेल्प करता है उसको एब्जॉर्ब करने में, विटामिन सी अगर हम ले रहे हैं तो इसलिए खान पान को अच्छा रखने की जब हम बात करते हैं तो उनमें इन बातों का ध्यान रखना पड़ता है कि अच्छाई का क्या मतलब हुआ। जब भी अलग से अगर हमने कुछ प्लान करते हैं, थोड़ा सा मिक्स डाइट करना चाहिए, एक ही टाइप की डाइट नहीं। जैसे आजकल मिलेट्स की बात हम करते हैं, जो मोटा अनाज जिसकी बात करते हैं, शायद कुछ साल पहले देखिए जब हम बच्चे थे तो ज्वार बाजरा ये सब होते थे हमारे यहाँ। मैं गांव पे रहा हूँ, मैंने देखा ज्वार बाजरा होता था। ठीक है, वह जो है धीरे धीरे सबकी थाली से लोअर सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस में चला गया और उसके बाद जो है कंप्लीटली गायब हो गया। ये ज्वार बाजरा बहुत ही मतलब ये सारे मोटे अनाज जो है जिसको मिलेट्स हम कहते हैं, श्री अन्न भी जिसको कहा जाता है, प्रधानमंत्री जी ने भी कई बार अपने मन की बात में जो है उस पर उल्लेख किया है। तो उसका बहुत ही बड़ा रोल है। कई हमारे पास जो है स्टडीज आ गई हैं रिसर्च पे कि उनको अगर हम अपने खान पान में सम्मिलित करते हैं तो शुगर होने की संभावना कम रहती है उनका जो है। और शुगर जिनको है, क्योंकि ग्लाइसेमिक इंडेक्स उनका ज़्यादा होता है तो सडन शुगर का लेवल नहीं बढ़ता है। कैंसर की कुछ बीमारियां जो, क्योंकि इसमें रफेज बहुत होता है तो पेट साफ रहने के कारण से जो है, जो आजकल कोलन कैंसर और सब या आंत की कैंसर है उन पे जो है रोकथाम होती है, कम होता है। और जिनको कैंसर ऑलरेडी है उनमें भी जो है वह थोड़ा सा हेल्दी लाइफ जीने में जो है सहायक होता है। तो इसलिए जो है हमें खान पान पे ध्यान देना जरूरी है। जी, बहुत विस्तार से डॉक्टर साहब ने बताया। अमित जी, उम्मीद है कि आपको सही जवाब मिल गया। बहुत कुछ डॉक्टर साहब ने बताया है, बहुत ध्यान से सुनिए आप हमारा आज का ये कार्यक्रम, क्योंकि बहुत सी जरूरी बातें आपको स्वास्थ्य संबंधी मिलेंगी यहाँ पर। आप सुन रहे हैं विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर। आप हैं कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर में और आज के हमारे रेडियो डॉक्टर हैं डॉक्टर संजय कुमार राय। आप प्रोफेसर हैं कम्युनिटी मेडिसिन
एम्स न्यू दिल्ली में। हमारे साथ हमारे श्रोता जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर। हेलो। जी, मैं राजेंद्र बोल रहा हूँ, करमपुरा दिल्ली से ही। जी हाँ, प्रश्न करें। हाँ, पहले तो शालिनी मैम को शालीनता से ही नमस्कार। जी नमस्कार राजेंद्र जी। और डॉक्टर साहब को दोनों हाथ और दोनों लातें जोड़कर नमस्कार। नमस्कार जी डॉक्टर साहब, मेरे 3 सवाल हैं और एक गुजारिश है। जी, मेरा बताएं। सवाल तो ये है कि इन दिनों दिल्ली में बहुत गर्मी पड़ रही है, हीट ह्यूमिडिटी हो गई है और मौत भी परेशान करते हैं और रात की नींद पूरी नहीं होती है, दिन का चैन भी नहीं मिल पाता है। तो बड़ी मेहरबानी होगी इससे बचने के लिए क्या हम घरेलू स्तर पर उपाय करें। ठीक है। सवाल ये, दूसरा सवाल की जो बच्चों को माँ बाप से विरासत में बीमारियां मिलती हैं, क्या उसका दोषी माता ही होती है या पिता भी हुआ करते हैं। और तीसरा मेरा सवाल ये है कि ऐसी कौन सी डिजीज है जो हिंदुस्तान में तो अवेलेबल है और उनका ट्रीटमेंट एम्स में पॉसिबल नहीं है। और चौथा मेरा गुजारिश है, प्लीज मेलेडी और कॉमेडी इस पर अगर ज्यादा ध्यान दे, या जो आपको पसंद है एक्टिविटीज, खान पान, वातावरण जैसे लोग पसंद है उनसे मिलना जुलना पसंद करें, तो बीमारियों से आप कोसों मीलों दूर रहेंगे। जी बड़ी मेहरबानी। जी बहुत बहुत अच्छा मैसेज है आपका राजेंद्र जी। बिल्कुल वही करना चाहिए जो जिससे आपको खुशी मिलती है, जब तक कि वो किसी और के लिए हानिकारक ना हो। अगर वो अच्छी चीज है तो सबके लिए अच्छी ही होनी चाहिए। डॉक्टर साहब 3 प्रश्न उन्होंने किए हैं, बताएं सर। हाँ, सो पहला इनका सवाल जो था आज के मौसम के हिसाब से था कि हीट शुरू हो गया, हीट वेव चलने लगा और रियली देखा जाए तो कल से जो है थोड़ी गर्मी दिल्ली के अंदर बढ़ गई है और उम्मीद है कि लू भी चलने लगेगी। हवा अगर तेज चली तो लू भी चलने लगेगी। और लू से जो है पूरी दुनिया में जब भी लू आती है तो कई तरीके की परेशानियां होती हैं। उनमें जो सबसे बड़ी परेशानी होती है, जो लू लगने के बाद जो है अचानक बुखार आना, तेज टेम्परेचर शरीर का हो जाना और उस किसी भी दवा से नीचे नहीं आता, ये लू लगने का लक्षण होता है। और वह जो है हम पैरास्टामोल देते रहें, कितनी भी पैरास्टामोल देते रहें, टेम्परेचर नीचे नहीं आ रहा है और उसमें डेथ तक हो जाती है लू लगने से। इसको बचाया जा सकता है दोनों, पहले तो लू लगने से अपने आप को बचाया जा सकता है, दूसरा अगर लू लग भी गया तो भी जो है जो इसका टर्मिनल स्टेज है उससे बचा जा सकता है। तो पहले मैं लू लगने से कैसे बचें। देखिए, लू जब भी आपका एक्सपोजर लगातार ज़्यादा समय तक धूप में रहेगा, बहुत ज़्यादा गर्मी में रहेगा तो हो सकता है, तो कोशिश करनी चाहिए कि हम एक स्ट्रेच में बहुत लंबे समय तक एक्सपोजर शरीर को न दें। कहीं पे अगर छाया मिलता है तो थोड़ी देर बैठ लें। हमेशा अपने आप को डिहाइड्रेट ना होने दें, मतलब हाइड्रेशन पूरा रखें, मतलब पानी प्रचुर मात्रा में पीते रहें। यह सबसे बड़ा होता है। इवन लू लगने के बाद भी जो है डिहाइड्रेशन के कारण जो मौत हो जाती है उसको भी रोका जा सकता है और लू लगने से भी रोका जा सकता है। तो पानी की प्रचुर मात्रा में जो है हम सेवन करते रहें, वह जो है सबसे बड़ा एक ये होता है। दूसरा जो होता है, कुछ एरिया है जहाँ से ब्लड सर्कुलेशन ज़्यादा रहता है, कान और इसको, तो जब आप खुले में जा रहे हैं तो यहाँ से एब्जॉर्ब भी हीट तेजी से होता है, तो थोड़ा सा इसको ढक के चलें। पूरे शरीर पे ही जो है हल्के कपड़े पहने, बट शरीर को ढक के चलें, वो डायरेक्ट सन का एक्सपोजर न होने दें। तो ये सब छोटी छोटी बातें अगर हम ध्यान रखते हैं तो इससे जो है लू लगने से बचा जा सकता है। लेकिन अगर लू लग जाती है, तुरंत जो है जो प्राथमिक उपचार हम कहते हैं, जो किसी भी दवा का असर नहीं हो रहा है, बुखार नहीं कम हो रहा है, तो तुरंत आप हॉस्पिटल ले जाएं। लेकिन हॉस्पिटल ले जाने से पहले बहुत तेज बुखार हो जाता है, आप उसको बिल्कुल ठंडा, इवन बर्फ में, हॉस्पिटल में ले जाके हम उनको बर्फ से ही ट्रीटमेंट करते हैं, तो आप जो है बिल्कुल ठंडे पानी से उनका को स्नान करा दें। ठंडे पानी जितनी बिल्कुल ठंडी जगह में रखें। ले जाते समय भी इस बात का ध्यान रखना होता है कि बिल्कुल हम किसी ऐसे वाहन में ले जा रहे हैं, रिक्शे में ले जा रहे हैं जिसमें और ज़्यादा जो है धूप लगने का या लू और बढ़ने का चांस होता है, तो उसका ध्यान रखें। अगर कोई एम्बुलेंस मिल जाती है जिसमें एयर कंडीशनर है तो हमें ले जाना चाहिए। तो ये सब थोड़ी थोड़ी बातों का ध्यान रखना चाहिए, बाकी वो हॉस्पिटल में लू लगने के बाद मैनेज किया जाता है। तो दूसरा आपका था हेरिडिटरी, जिसको हम कहते हैं आनुवंशिक बीमारी, माँ से बच्चों में जाना, और वो दोनों ही तरफ से हो सकता है। आपने पूछा कि सिर्फ माँ से ही जाता है, तो चूंकि बच्चा जन्म लेता है माँ के गर्भ से, लेकिन अगर वो बीमारी पिता को है, माँ को नहीं है, तो भी जो है कुछ बीमारियां बाप से
गर्भ में जाता है और गर्भ से जो है बच्चे को होता है, तो दोनों से हो सकता है। आपका उत्तर प्रश्न ये था कि क्या माँ से ही सिर्फ होता है कि बाप से भी हो सकता है, तो माँ बाप दोनों से हो सकता है। अगर माँ को भी बीमारी है तो बच्चे को हेरिडिटी हो सकता है, जिसको हम आनुवंशिक बीमारी करते हैं, या फादर को भी है तो हो सकता है। वो अलग अलग डिपेंड करता है जीन्स किस टाइप का, डोमिनेटेड जीन्स है, रिसेसिव जीन्स है, वह अलग चर्चा का विषय है। एक आपका था एम्स में ऐसी कौन सी बीमारी इसका ट्रीटमेंट नहीं है? ऑलमोस्ट देखिए तो एम्स में जो है जो भी चिकित्सा जगत में अवेलेबल चिकित्सा उपचार है वह हमारे यहाँ अवेलेबल है। करोड़ों लोगों की आशाएं जो हैं एम्स न्यू दिल्ली से जो है जुड़ी रहती हैं। तो हमारी कोशिश है कि जो भी दुनिया में अवेलेबल उपचार है आज की डेट में, और आज की डेट में तो डिजिटल वर्ल्ड है, अगर कहीं भी दुनिया में कोई उपचार उपलब्ध है तो उसको यहाँ उपलब्ध कराया जा सकता है। तो इसका उत्तर यही कि ऑलमोस्ट जो है सारी जो भी दुनिया में अगर उपलब्ध है तो यहाँ उपलब्ध है। कुछ बीमारियों का कोई इलाज ही नहीं है, कहीं भी नहीं है, तो उन बीमारियों का एम्स में भी नहीं हो सकता, ये है। और चौथा एक सवाल इनका एडवाइस था, नहीं चौथा तुमका, और वो एडवाइस आपका बहुत ही अच्छा एडवाइस था। बिल्कुल, बहुत अच्छी एडवाइस थी। बिल्कुल। और वो कोशिश हम भी यहाँ से मैसेज देंगे कि बिल्कुल कई बार ऐसा होता है डॉक्टर साहब कि लोग अपने लिए समय नहीं निकालते हैं, चाहे वो कोई भी कारण हो, चाहे वो घर में लोगों की सेवा कर रहे हों या ऑफिस के काम में बिजी हों, वो जो उन्हें पसंद होता है उसके लिए समय नहीं निकालते हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि मी टाइम होना चाहिए। हाँ, बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। और जब देखिए स्वास्थ्य के लिए टाइम निकालना ही पड़ेगा। अभी हम 10 मिनट नहीं निकाल पाते हैं अपना टाइम, कल अगर स्वास्थ्य हमारा कुछ खराब हो जाता है इस टाइम के कारण से, न निकालने के कारण से, तो हम 10 घंटे भी देते हैं, हम 10 महीने हॉस्पिटल में भी एडमिट हो जाते हैं। ऐसी नौबत ना आए तो हमें 10 मिनट अपने लिए निकालना ही चाहिए, जिसमें हम कुछ फिजिकल एक्टिविटी कर लें, थोड़ा सा जो है योगा मेडिटेशन कर लें, उससे बढ़िया जो है अपने स्वास्थ्य के लिए कुछ नहीं हो सकता। जी, हमारे बहुत सारे जो हमारे लिसनर्स हैं वो हमें आज वर्ल्ड हेल्थ डे पर बधाई दे रहे हैं, शुभकामनाएं दे रहे हैं। प्रदीप सेठी जी ने हमें लिखा है महावीर एनक्लेव पालम दिल्ली से, हैप्पी वर्ल्ड हेल्थ डे, बहुत बहुत शुभकामना आपको। तो आपको भी बहुत सारी शुभकामनाएं, आप हमारे कार्यक्रम के साथ जुड़े हैं, इसके लिए धन्यवाद। शालिनी मैम और डॉक्टर साहब को स्वास्थ्य दिवस की शुभकामनाएं। मैम, मानसिक स्वास्थ्य के विषय में डॉक्टर साहब क्या कहेंगे? ये प्रश्न हमारा है नरदेव सिंह चौहान, कोटद्वार, उत्तराखंड से। मेंटल हेल्थ जो है आपके ओवरऑल स्वास्थ्य को जो है काफी हद तक जो है गवर्न करता है। मेंटल हेल्थ बहुत ही इम्पॉर्टेंट पहलू है। इसके लिए जो है कुछ बातों का ध्यान देना होता है। जैसे आजकल आप देख रहे हैं एंजाइटी, डिप्रेशन में दे रहते बच्चों से लेके बुजुर्ग तक, मतलब बुजुर्ग 90 साल के बुजुर्ग को भी डिप्रेशन की शिकायत है, अच्छे खासे लोगों को उसका ट्रीटमेंट चलता है। बच्चों में डिप्रेशन की शिकायत है, एंजाइटी की शिकायत है, बेचैनी होती रहती है, और उसका कई कारण है। हमारी जो है दिनचर्या जो है अगर ठीक से नहीं है, हम समय पे सोते नहीं हैं, समय पे उठते नहीं हैं, समय पे खाते नहीं हैं, थोड़ी सी ये बायोलॉजिकल क्लॉक है, हमारा शरीर अपने आप एडाप्ट करता रहता है, तो हमें जो है थोड़ा सा अपना रूटीन ठीक करना होता है। अगर अलग अलग लोगों की जो है पर्सनालिटी होती है तो कुछ लोग जो है चिंताएं ज़्यादा करने लगते हैं हर बात को। हमें जो है थोड़ी चिंता को दूर करना चाहिए। उसके लिए अगर हमें मेडिटेशन की ज़रूरत पड़े, ध्यान लगाना हो, योगा करना हो, तो वह जो है अगर हम करते रहें तो शायद बहुत सी जो है इस टाइप की बीमारियों से जो आगे जाके डिप्रेशन में या कुछ और मेंटल हेल्थ के इश्यूज हो जाते हैं उनको जो है रोका जा सकता है। तो इसलिए जो है इसके लिए अभी के लिए जो मैसेज है, मेंटल हेल्थ बहुत ही बड़ा इशू है कि अच्छा नींद लें आप, कम से कम 6 घंटे की नींद जो है डेली लेनी चाहिए। उसको आप समय पे लेने की कोशिश करें। अगर उसमें प्रॉब्लम आती है तो आप डॉक्टर से ज़रूर मिलें, क्योंकि अगर नींद आप सही नहीं लेते हैं तो आप दिन में जो है ठीक से काम भी नहीं कर पाएंगे। आपको दिन में नींद आती रहेगी, आप जो है हमेशा आलस का अनुभव करेंगे। तो ये सब छोटी छोटी अगर बातों का हम ध्यान रखें तो अपने मेंटल हेल्थ का जो है काफ़ी ध्यान रख सकते हैं। फिर भी अगर हमें प्रॉब्लम होती है तो हमें डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए।
जी हाँ। जी, बहुत ज़रूरी है, आपने बहुत अच्छी बात बताई। ये अगला जो हमें मैसेज भेजा है, परिधि ने भेजा है दिल्ली से। वर्ल्ड हेल्थ डे पर आई वुड लाइक टू अप्रिशिएट शालिनी मैम फॉर ब्रिंगिंग दिस शो टू अस एंड प्रेजेंटिंग इट सो वेल एवरी डे. माई फैमिली एंड आई ग्रेटली बेनिफिट फ्रॉम द इंफॉर्मेशन शेयर्ड ऑन रेडियो डॉक्टर. थैंक यू सो मच फॉर अप्रिशिएटिंग आवर शो. और इनका एक प्रश्न है कि व्हाट आर द नेगेटिव इफेक्ट्स ऑफ एक्सेसिव स्क्रीन टाइम, सोशल मीडिया एंड डिस्ट्रैक्शंस ऑन चिल्ड्रन एंड टीनेजर्स ऑन देयर ग्रोथ. बहुत इंपॉर्टेंट है आज के टाइम. ये आज के टाइम में बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. स्क्रीन टाइम जो है बढ़ता जा रहा है, बच्चों से लेके और बुजुर्ग में. अगर आप कभी कहीं चलें, आप मेट्रो के अंदर जाएं, बस के अंदर जाएं, ऑलमोस्ट ज्यादातर लोगों का जो है ध्यान जो है स्क्रीन पे ही, फोन पे ही रहता है. पोस्चर तो बिगड़ ही रहा है, लेकिन बहुत सारी और प्रॉब्लम्स भी है. इवन ठीक है, वहाँ समय अगर अपना बिता रहे हैं, लेकिन घर पे आने के बाद परिवार के साथ वो समय नहीं देते हैं, वो स्क्रीन पे ही अपने टाइम पे लगे रहते हैं. इसका जो है ओवरऑल उनके ग्रोथ पे, डेवलपमेंट पे प्रभाव पड़ता है. बच्चों का जो है इतना बड़ा डिस्ट्रैक्शन है कि वह एक एडिक्शन टाइप ये होता है कि एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, वो अपने आप होता रहता है. कई कंट्रीज में जो है डी एडिक्शन क्लिनिक शुरू हो गई हैं इसकी. जो है साउथ कोरिया में, तो पूरे साउथ कोरिया में कि इसकी लत छुड़ाने की, जैसे नशे की लत छुड़ाई जाती है, वैसे अब क्लिनिक स्क्रीन से जो है डी एडिक्शन की जो है स्क्रीन डी एडिक्शन क्लिनिक शुरू हो गई हैं. अच्छा. इवन हिंदुस्तान में भी काफ़ी माँ बाप आते हैं हमारे एम्स में, हमारे जो कलीग्स हैं साइकेट्री में हैं, कि माँ बाप जो कहते हैं कि बच्चा जो है सुबह से शाम तक सिर्फ फ़ोन पे ही रहता है या टैबलेट पे रहता है, तो और अगर उसको हम हटा लेते हैं तो उसका बिहेवियर चेंज हो जाता है. मतलब कुछ मानसिक स्वास्थ्य उसका ठीक नहीं होगा. इसके लिए क्या किया जाए? मतलब डॉक्टर साहब, रियल वर्ल्ड की जगह लोग वर्चुअल वर्ल्ड में जीने लगे हैं. क्योंकि तो इसके लिए सबसे बड़ा ये है कि बच्चों को फिजिकल एक्टिविटी के लिए घर से बाहर खेलने के लिए जरूर भेजें. वह क्योंकि वह आपके ओवरऑल डेवलपमेंट में भी, समाज कैसा है, सोसाइटी के साथ इंटरेक्ट जब आप करते हैं तो आप सोसाइटी डेवलप होता है. ब्रेन ओवरऑल डेवलप के लिए भी जो है ओवरऑल अगर किसी की पर्सनालिटी डेवलप में ये सोसाइटी का बहुत बड़ा हिस्सा होता है. आप उसके बारे में नहीं जानेंगे तो कल आप अकेलापन महसूस करेंगे और फिर मेंटल हेल्थ इश्यूज आते रहेंगे. तो स्क्रीन टाइम को जितना रिड्यूस कर सकते हैं रिड्यूस करें, और बच्चों को, स्पेशली चिल्ड्रन को जो है फिजिकल एक्टिविटी में, जो आउटडोर गेम्स हैं उसमें रखें, न कि जो है घर पे जो है. आजकल क्या होता है, माँ जो है, बच्चा दूध नहीं पी रहा है, मोबाइल दे दिया, दूध पीने के लिए दे दिया, धीरे धीरे यही आदत बनती जाती है. तो इस तरह की जो है हैबिट को न डेवलप होने दें. जी जी, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न था आपका, बहुत बहुत धन्यवाद. एक हमारे लिसनर हमारे साथ फोन लाइन पर कनेक्ट कर रहे हैं. हेलो. हेलो, नमस्कार मैम. जी नमस्कार. हाँ, गुरविंदर सिंह बोल रहा हूँ, और हमारे डॉक्टर साहब को भी नमस्कार. जी नमस्कार सर. मैं एक बात की और आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ. सबसे पहले तो वर्ल्ड हेल्थ डे पर बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई. बहुत धन्यवाद जी. मेरा एक सजेशन देना चाहता हूँ कि पिछले कुछ समय से फैमिली प्लानिंग, परिवार नियोजन पर बहुत ही कम प्रचार प्रसार किया जाता है. तो वर्ल्ड हेल्थ डे पर इस और ध्यान दें, क्योंकि पहले हम छोटे होते थे ना, तो हॉस्पिटल और डिस्पेंसरियों के बाहर लाल तिकोन का निशान होता था, वो तो अब गायब ही हो गया. कृपया इस पर ध्यान दें. धन्यवाद, नमस्कार. क्या कहेंगे डॉक्टर? हाँ, देखिए, जब जिस समय की जो मांग होती है उस पे हम बात करते हैं. जैसे हमारा टारगेट था कि बेसिक रिप्रोडक्शन रेट जो है हमारा 2.1 हो जाए, मतलब एक कपल के पास 2 के आसपास बच्चे हों, जो इस कंट्री ने ऑलमोस्ट अचीव कर लिया. कुछ स्टेट को छोड़ दिया जाए, 7-8 स्टेट हैं. पहले जो है एक कपल जो है करीब उनके एवरेज बच्चे जो है 3 से लेके 10 के बीच में थे, तो एवरेज 4 हो रहे थे. अब हम 2 के आसपास पहुंच गए, जो रिप्लेसमेंट लेवल कहता है कि एक कपल के साथ जो है अगर 2 बच्चे हैं तो हमारा कुछ दिनों बाद पॉपुलेशन जो स्टेबल हो जाएगा, न बढ़ेगा न घटेगा. तो ये रिप्लेसमेंट लेवल होता है. तो अब अगर हम उसकी तरफ बढ़ गए हैं तो हमारा फोकस दूसरे पे ध्यान होना चाहिए. जैसे इस बार जो है कि माताओं का कि डेथ ज़्यादा हो रही है, तो और या
एक महीने से कम के नवजात शिशुओं की मृत्यु दर ज़्यादा है, तो हमारा जो है फोकस उस पे हो। तो जो जिस समय की मांग होती है, जो स्वास्थ्य समस्या जिस समय की रहती है, उस पे फोकस किया जाता है। तो शायद आपकी बात से मैं सहमत हूँ कि पहले लाल त्रिकोण करके जो है फैमिली प्लानिंग का प्रचार होता था, अब नहीं हो रहा है। उसका सबसे बड़ा कारण है कि उस दिशा में काफ़ी प्रचार के बाद जो है हम जो चाहते थे वो लगभग अचीव कर चुके हैं, कुछ स्टेट को छोड़ के। एक बात और मैं यहाँ जोड़ना चाहूंगी डॉक्टर साहब, जैसा आपका जो केंद्र है उसका नाम भी सामुदायिक चिकित्सा केंद्र है, यानी कहीं ना कहीं समुदाय का रोल आता है, कम्युनिटी का रोल आता है। और जैसे इनका प्रश्न था, मुझे लगता है हर कुछ हमें सरकार से उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। सरकार तो पॉलिसीज चला रही है और अगर समय रहेगा हम जरूर आपसे ये जानना चाहेंगे कि सरकार की कौन सी पॉलिसीज हैं और उस पर कैसे काम हो रहा है। लेकिन हर इंसान का उसमें सहयोग होना चाहिए। सरकार पॉलिसी बनाती है, लेकिन अगर आप अपने स्तर पर अपनी कम्युनिटी में उसको प्रोपोगेट करते हैं तभी ये सक्सेसफुल हो पाता है। एक और हमारे श्रोता वेट कर रहे हैं। हेलो जी, हेलो, प्रणाम मैडम। हाँ जी, नमस्कार। ये ऐसा है, हम मधुबनी से बोल रहे हैं, SN मिश्रा जी मिश्रा जी। और मेरा एज 76 है जी। तो हाल में कुछ प्रॉब्लम हमको इंटेस्टाइनल हो गया था, जिसमें ये इंडोस्कोपी, कोलोनोस्कोपी वगैरह सब कुछ हुआ जी, है ना मैडम। तो लेकिन हम जहाँ से ट्रीटमेंट का वहाँ सेटिस्फाइड नहीं है, तो हम चाहते हैं जो एम्स में आके हम अपने को चेकअप करावे, या इसके लिए क्या प्रोसीड्योर तुरंत हो जाता है? जी जी, डॉक्टर साहब बता रहे हैं आपको। जी बिल्कुल, अगर आप वहाँ पे लोकल जगह पे सारी अगर चिकित्सा नहीं मिल पा रही है तो आप एम्स में आके दिखाना चाहिए आपको। करोड़ों लोगों की उम्मीदें जो हैं एम्स से जुड़ी हुई हैं। इसके लिए जो है एम्स पे जो है आप ऑनलाइन अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। कई बार अपॉइंटमेंट जो 1 या 2 महीने बाद का मिलता है, तो अगर इमरजेंसी नहीं है तो आप ऑनलाइन अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। 80% अपॉइंटमेंट जो है हमारे यहाँ जो है ऑनलाइन मिलता है एम्स में। लेकिन अगर किसी को कल ही दिखाना है तो 20% जो है अपॉइंटमेंट जो है उस दिन मिलता है। उसमें थोड़ी भीड़ बहुत होती है, रात से उसमें लाइन लग जाती है। उसको अगर आप अवॉइड करना चाहते हैं तो ऑनलाइन अपॉइंटमेंट ले लीजिए। ऑनलाइन आप गूगल पे भी सर्च करेंगे कि एम्स ऑनलाइन अपॉइंटमेंट, तो आपको मिल जाएगा। तो वह कोई डिफ़िकल्ट टास्क नहीं है। आप किसी से भी, अगर आपकी उम्र आपने बताया 76 ईयर है, तो कोई भी अगर जहाँ आसपास इंटरनेट लोग जानते हैं या बच्चे आजकल गूगल सभी जानते हैं, तो वह खोज के जो है आपको की मदद कर सकते हैं ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेने में। और बिल्कुल आपका स्वागत है एम्स में। जी जी, ये जो प्रश्न मिश्रा जी ने किया डॉक्टर साहब, लगता है लाखों करोड़ों लोग ये जानना चाहते हैं, क्योंकि एम्स में एक एक्सपर्ट ओपिनियन के लिए बहुत लोग चाहते हैं। तो उम्मीद है कि सही जवाब आपको मिल गया है डॉक्टर साहब की तरफ से। बहुत सारे हमारे श्रोता हमारी कार्यक्रम की तारीफ कर रहे हैं, लिख रहे हैं। डॉक्टर संजय कुमार राय एवं शालिनी मित्तल जी को सादर प्रणाम। इस कार्यक्रम में स्वास्थ्य के प्रति काफी जानकारी मिलती है। विश्व हेल्थ दिवस पर पूरे रेनबो टीम को बहुत बधाई। ओखला संगम विहार से रणधीर गुप्ता, बबीता रानी गुप्ता, बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ एक और मैसेज है, भीष्म बचानी जी हैं दिल्ली से। इन्होंने लिखा है, अच्छे स्वास्थ्य में योग, प्राणायाम, ध्यान का क्या रोल है, ये जानना चाहेंगे। बहुत ही अच्छा सवाल है। और हमारी सरकार का भी अगर आप देखें तो इंटीग्रेशन की जो अब हम बात करते हैं तो इसी करते हैं। आज से 20 साल पहले या आज से 40 साल पहले, जब 40-45 साल पहले जब मैं MBBS कर रहा था, उस समय शायद योग की अगर बात करते तो हमें लगता कि ये पुरानी चीज़ों की बात कर रहे हैं। उस समय एविडेंस नहीं जनरेट हुआ था। अब पूरी दुनिया में योगा पे, मेडिटेशन पे इतने ज़्यादा लिटरेचर अवेलेबल हैं, इतना ज़्यादा रिसर्च हो चुका है कि कुछ बीमारियों को कंट्रोल करने में, स्पेशली मानसिक स्वास्थ्य की जब हम बात करते हैं तो इसका बहुत बड़ा रोल है मेडिटेशन का। और सिर्फ मानसिक स्वास्थ्य नहीं, देखिए ब्लड प्रेशर और शुगर की बीमारी, अगर आप चिंता में बहुत रहते हैं, आपका मानसिक स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तो इनकी होने की संभावना ज़्यादा है। या अगर आपको पहले से ही बीमारियां हैं और आपका मानसिक स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तो वह कंट्रोल होना मुश्किल होता है। एंजाइटी में हार्मोन्स ये सब सिक्रीट होते हैं, तो बहुत ही फ्लक्चुएशंस होते रहते हैं इन सबों में। इसलिए जो है योगा और मेडिटेशन का सारी क्रॉनिक, जो डायबिटीज़ की बात करते हैं, हाइपरटेंशन की बात करते हैं, बहुत ही बड़ा रोल है और अब प्रूफ हो चुका है। अब लिटरेचर इवन ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में इसके लिए एक अलग से इंटीग्रेटेड मेडिसिन का रिसर्च करने के लिए जो है डिपार्टमेंट ही बनाया गया है, और उसमें भी जो है काफ़ी ज़्यादा रिसर्च वर्क होता है, क्योंकि
लोगों को फायदा मिलना चाहिए। जो भी योगा और मेडिटेशन हमारी बहुत ही पुरानी चिकित्सा पद्धति में था, लेकिन धीरे धीरे शायद एलोपैथ के सामने वो विलुप्त होता गया और फिर इस पे कोई काम नहीं हो रहा था। अब काफ़ी रिसर्च हो चुका है, इसलिए जो है यह बहुत ही फायदेमंद है और यह एक वे ऑफ लाइफ अगर बन जाता है तो बहुत से लोगों का जो है स्वास्थ्य जो है बिना किसी मेडिसिन के जो है पूरी लाइफ वो गुजार दे रहे हैं सिर्फ योगा और मेडिटेशन के बल पे। जी बिल्कुल। और हम योगा दिवस मनाएंगे 21 जून को और उसकी तैयारी हम लोग कर रहे हैं और विविध कार्यक्रम आकाशवाणी के माध्यम से हम कर रहे हैं, लोगों को अवेयर कर रहे हैं योग के लिए। ये एक और प्रश्न आया है, यशपाल जी द्वारका दिल्ली से लिख रहे हैं, नमस्कार टू शालिनी मैम एंड डॉक्टर राय ऑन वर्ल्ड हेल्थ डे एंड थैंक्स फॉर कंटिन्यूअस अवेयरनेस ऑन हेल्थ इश्यूज। माई क्वेश्चन इज व्हाट आर द एफर्ट्स बीइंग टेकन बाय गवर्नमेंट टू अवॉइड यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स इन फूड आइटम्स एंड इंक्रीजिंग एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। तो पर्टिकुलर इन्होंने जो बात की है उसके लिए हमने अलग से कार्यक्रम किए हैं सर, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस और इन सारी चीज़ों पर यहाँ पर मैं ये साथ में जोड़ना चाहूँगी कि गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं उस पर हम शॉर्ट में बात कर लें और किस तरह से कार्य हो रहा है। देखिए, जहाँ तक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस है पूरी दुनिया की समस्या है, बनी हुई है और इसका जो है सबसे बड़ा कारण है एंटीबायोटिक का मिसयूज। आपने कहा ये पूरा एक घंटा नहीं, एक दिन इस पे आप ही के साथ हमने एक कार्यक्रम किया था सर, एक घंटे का। उसका मिसयूज नहीं होता। क्या है, नॉर्मल वायरल बीमारी में जिसमें एंटीबायोटिक का कोई रोल नहीं है, सर्दी जुकाम हो गया, फिर भी लोग एंटीबायोटिक या तो अपने मन से ले लेते हैं या क्वेक्स से ओवर द काउंटर ले लेते हैं, ओवर द काउंटर कई बार कंप्लीट भी नहीं करते हैं कोर्स। दो दिन खा के इनकम्प्लीट कोर्स खत्म कर देते हैं। तो इस सब के कारण से जो है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस होता है और जब रियल में हमें जरूरत पड़ती है तो वही एंटीबायोटिक काम का नहीं रह जाता, क्योंकि बैक्टीरिया जो है रेजिस्टेंस डेवलप कर चुका है। जहाँ तक इंसेक्टिसाइड्स की बात है, कई बार यह जरूरी भी रहता है इंसेक्टिसाइड्स जो है, क्योंकि अब जैसे देखिए डेंगू का सीजन शुरू हो जाता है, मच्छर जो है हर जगह मच्छर रहते हैं, हमें जो इंसेक्टिसाइड का यूज़ करना ही पड़ता है इनको मारने के लिए। अगर हम अपनी जीवन शैली लोग बना ले तो शायद गवर्नमेंट उसको यूज ना करे, हम कि अपने घर के आसपास पानी ना इकट्ठा करने दें, क्योंकि मच्छर पनपते ही उसी में है। डेंगू के मच्छर अगर देखें जो एडिस होता है उसी में, तो हमें अपनी जीवन शैली अगर हम खुद चेंज कर लें तो उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर मच्छर नहीं रहेंगे तो इंसेक्टिसाइड का मच्छर के लिए यूज नहीं करेंगे। बाकी जगह से कृषि में भी हम इंसेक्टिसाइड का यूज करते हैं, कीटनाशक का यूज किया जाता है। उसमें जो है धीरे धीरे जो है ऑर्गेनिक खेती की तरफ बढ़ावा तो दिया जा रहा है, बट इंसेक्ट्स अगर हैं तो उनको मारने के लिए उसका यूज करना ही पड़ेगा। तो पॉलिसी अभी कोई मेरी जानकारी में ऐसी नहीं है कि इंसेक्टिसाइड का प्रयोग जो है बंद हो जाएगा, क्योंकि अगर वो फल को या हमारी कृषि को नुकसान पहुंचा रहा है, किसान को पैदावार ही नहीं होगी तो उसको यूज करना पड़ेगा। लेकिन इंसेक्टिसाइड हो यूज होता है कुछ भी, आप जब भी फल पे यूज हुआ हो या सब्जियों पे हो उसको अच्छी तरीके से धो के उसका सेवन करना चाहिए, फल का भी सेवन करना चाहिए कि उसके प्रभाव को हम कुछ कम कर सकें। जी, जो हम आज वर्ल्ड हेल्थ डे पर बात कर रहे हैं, हमारे एक श्रोता हैं आलोक वशिष्ठ दिल्ली से, ये लिख रहे हैं कि कुछ ऐसी पद्धतियां या टेस्ट हैं जिनको जो अवेलेबल है पर उनका यूज नहीं किया जा रहा है। जैसे इन्होंने लिखा है वाई प्री एक्लेम्सिया टेस्ट इज नॉट अडॉप्टेड, इट्स अ 10-year-old इन्वेंशन। तो कुछ ऐसा है डॉक्टर साहब? देखिए, आप किसी भी प्राइमरी हेल्थ सेंटर पे भी जाएंगे तो प्री एक्लेम्सिया का कोई ऐसा टेस्ट नहीं होता है कि प्री एक्लेम्सिया टेस्ट है, बट हम रूटीन ब्लड प्रेशर लेते हैं, हम ये देखते हैं कि यूरिन का एग्जाम करते हैं और हम ये देखते हैं कि पैर में स्वेलिंग है कि नहीं। इन तीनों को ही देख के जो है प्री एक्लेम्सिया हम डायग्नोज कर लेते हैं। तो इसीलिए मैंने पहले ही कहा था कि जब भी कोई गर्भवती महिला हो तो उसको जो है रजिस्टर्ड करा दें, इवन प्राइमरी हेल्थ सेंटर पे भी कर दें, तो वहाँ ये बेसिक टेस्ट हो जाते हैं और उससे प्री एक्लेम्सिया को जो है हम डायग्नोज कर लेते हैं। तो माँ और बच्चे के स्वास्थ्य के लिए अच्छा रहता है। नहीं तो अगर एक्लेम्सिया हो गया तो मदर को भी प्रॉब्लम हो जाती है और बच्चों को भी प्रॉब्लम हो जाती है। तो एक्लेम्सिया वाली स्टेज को हमें रोकना होता है, इसलिए जो है, और वह है ऐसा नहीं है कि नहीं करते हैं, वह रूटीन में है। बेसिक अगर हम कोई रिकमेंडेड है टेस्ट तो ये सारे टेस्ट रिकमेंडेड है और उसी से हम प्री एक्लेम्सिया को डायग्नोज करते हैं।
जी जी। तो आज हमने बात की विश्व स्वास्थ्य दिवस पर, और आज का कार्यक्रम अब यहीं समेटेंगे। अपने डॉक्टर साहब को धन्यवाद देंगे। हमारे साथ रहे डॉक्टर संजय कुमार राय। आप अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली में कम्युनिटी मेडिसिन विभाग में प्रोफेसर हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ आने के लिए। नमस्कार, और सभी लोगों को एक बार पुनः जो है विश्व स्वास्थ्य दिवस की हार्दिक बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई। नमस्कार। अभी आप आकाशवाणी दिल्ली से विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर सुन रहे थे। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी शालिनी मित्तल।